हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और इसमें एनसीईआरटी के दो हेडिंग को कवर करने वाले हैं। पहली हेडिंग कौन सी है? कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ। और दूसरी एक अलग हेडिंग है, डेवलपमेंट। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले बात करते हैं ये वाली हेडिंग, कंडीशंस ऑफ प्लांट ग्रोथ। मतलब प्लांट को ग्रो करने के लिए या प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक ग्रोथ होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ? एनसीईआरटी ने बोला है, कुछ कंडीशंस को लिस्ट किया है। लेट अस ट्राई टू लिस्ट दोस कंडीशंस। तो आप ऐसे लिख लो, लिस्ट ऑफ कंडीशंस, लिस्ट ऑफ कंडीशंस। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। उसमें से पहला केमिकल कौन है? ऑब्वियसली वाटर। बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा केमिकल क्या है? ऑक्सीजन। प्लांट को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑब्वियसली प्लांट को ग्रो करने के लिए CO2 चाहिए। और इसके साथ साथ प्लांट को ग्रो करने के लिए मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? मिनरल न्यूट्रिशन। बाय द वे, मिनरल न्यूट्रिशन पे ओल्ड एनसीईआरटी में एक चैप्टर हुआ करता था, वो डिलीट हो गया है। सो वी विल सी दिस इन वेरी ब्रीफ। नेक्स्ट, प्लांट को ग्रो करने के लिए और भी चीजें चाहिए विच आर नॉट केमिकल्स। ठीक है। सो दूसरे लेवल पे हम लोग लिखेंगे, प्लांट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर इज नॉट अ केमिकल, टेम्परेचर इज अ फिजिकल फैक्टर। सो टेम्परेचर चाहिए। और प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? एनवायरमेंटल सिग्नल्स चाहिए। क्या चाहिए? एनवायरमेंटल सिग्नल्स चाहिए। मतलब एनवायरमेंट से कुछ सिग्नल्स प्लांट को लगते हैं। वो सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट, लाइट एंड ग्रेविटी। लाइट और ग्रेविटी भी प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी कंडीशन है। अब ध्यान से सुनो, कंडीशन डज नॉट बेसिकली मीन रिक्वायरमेंट। ठीक है। सो रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, रिक्वायरमेंट और भी है, जैसे कि वी विल सी दैट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि प्लांट हार्मोन है, वो भी लगता है, रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए। लेकिन फॉर नाउ लेट अस विल सी व्हाट आर सम कंडीशंस जो होने जरूरी हैं, एंड वी विल अज्यूम कि प्लांट हार्मोन तो ऑलरेडी है। ठीक है। सो एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, तो मैं भी अपने से उसकी हेडिंग में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं। ठीक है। सो व्हाट आर लिस्ट ऑफ कंडीशंस जो प्लांट के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है। सो चलो पहले बात करते हैं, सबसे पहले वाटर के लिए। वाई प्लांट को वाटर क्यों लगता है ग्रो करने के लिए? वाई प्लांट्स रिक्वायर वाटर? ठीक है। सो पहला रीजन, पहला तो एक एनसीईआरटी का जो लाइन है वो याद कर लेते हैं। वो लाइन ये है कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। ग्रोथ इज रिलेटेड टू वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि अगर पानी, प्लांट के अंदर अगर पानी नहीं होगा, अगर डिहाइड्रेशन होगा, तो ग्रोथ नहीं होगी। और अगर प्लांट के अंदर पानी होगा तभी ग्रोथ होगी। ठीक है। सो इस लाइन का क्या मतलब है? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, यही इस लाइन का बेसिक सा मतलब है। अगर पानी के पास वाटर स्टेटस कम है, मतलब डिहाइड्रेशन है, तो ग्रोथ नहीं होगी। और अगर पानी ढेर सारा है तब ग्रोथ होगी। ठीक है। सो पानी क्यों चाहिए? तो उसका पहला रीजन है, रीजन नंबर 1, व्हाई वाटर इज रिक्वायर्ड। उसका रीजन नंबर 1 ये है कि प्रोटोप्लाज्म इज मोस्टली वाटर। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इज मोस्टली वाटर। प्रोटोप्लाज्म इज मोस्टली वाटर। और आप याद रखो कि जो प्रोटोप्लाज्म में सबसे मेन चीज पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? पानी तो जरूरी है, तभी तो प्रोटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी तो ग्रोथ पॉसिबल है, तभी तो एंजाइम एंजाइम काम कर पाएंगे। प्रोटोप्लाज्म इज मोस्टली वाटर एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो मीडियम है वो पानी है। एंजाइमेटिक रिएक्शंस अकर इन वाटरी मीडियम। एंजाइमेटिक रिएक्शंस मतलब मेटाबॉलिज्म अकर इन वाटरी मीडियम। मतलब हर चीज का जो बैकग्राउंड है वो पानी है। केमिकल्स का बैकग्राउंड पानी है। ऑक्सीजन, CO2, मिनरल, सबका बैकग्राउंड क्या है? पानी है। जो बायोमोलिक्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबका जो बैकग्राउंड है वो पानी है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात यह है कि जब सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर पानी रहता है, प्लांट सेल अपनी सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं
वॉल प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर, बहुत सारे उसके नाम है। बट एनीवेज जस्ट रिमेंबर कि जब प्लांट का सेल के अंदर पानी रहेगा, सो प्लांट का सेल एक्सटेंड रहेगा, अपनी सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा। ठीक है, सो याद रखो उसको हम लोग टर्जिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी। ठीक है, सो व्हेन प्लांट सेल्स आर फिल्ड विथ वाटर, जब प्लांट सेल में पानी रहता है, व्हेन प्लांट सेल्स आर फिल्ड विथ वाटर, they apply pressure on cell wall. They apply pressure on cell wall. Pressure on cell wall. बाय द वे, ये जो प्रोसेस है जिसमें सेल वॉल पे प्रेशर लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्जिडिटी। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? टर्जिडिटी। और जो प्लांट सेल अपनी सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, तो प्लांट सेल इन अ वे ग्रो करेगा। उस ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ बाय एक्सटेंशन, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है। इट्स लाइक कि अगर आप किसी बलून को पानी से भर दोगे तो बलून एक्सपेंड होगा। बलून को एयर से भरते हैं, लेकिन पानी से अगर भर दोगे तो भी एक्सपेंड होगा। ठीक है, सो बेसिक आइडिया क्या है कि सेल इज लाइक बलून, जिसको अगर आप पानी से भर दो तो वो टर्जिड हो जाएगा और वो एक्सपेंड करने लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस वन एज ग्रोथ बाय, दैट इज ग्रोथ बाय एक्सटेंशन। We call this mechanism as growth by extension. So जब टर्जिडिटी की वजह से प्लांट सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? ग्रोथ बाय एक्सटेंशन। ठीक है, एनीवेज, सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? प्लांट को ग्रो करने के लिए बाहर से पहली चीज क्या लगती है? वाटर लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो यहां लिखी हैं सब एक्सटर्नल है, प्लांट का कुछ नहीं है इसमें, सब एक्सटर्नल है। ठीक है, सो एक्सटर्नल में पहली लिस्ट में पहली चीज क्या है? वाटर लगता है। वाटर किससे रिलेटेड है? मतलब वाटर का जो स्टेटस है वो प्लांट की ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, चाहे सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर पानी नहीं है तो वाटर की कमी की वजह से प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सो प्रोटोप्लाज्म ज्यादातर पानी है। सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन जिस मीडियम में होते हैं, मेटाबॉलिज्म जिस मीडियम में होता है, वो मीडियम ही पानी है। सेल का बैकग्राउंड ही पानी है, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी है। और प्लांट सेल्स जब तक पानी से नहीं भरते हैं तब तक वो टर्जिड नहीं होते हैं। एक वर्ड होता है फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सेल के अंदर कम पानी है, जिसकी वजह से अपनी सेल वॉल पे प्रेशर नहीं लगा रहा। सो फ्लैसिड जब होता है प्लांट सेल तो ग्रो बाय एक्सटेंशन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उसके अंदर इनफ वाटर रहेगा तो सेल फ्लैसिड से टर्जिड हो जाएगा, और जो टर्जिड प्लांट सेल होगा वो ग्रोथ बाय एक्सटेंशन कर पाएगा। ठीक है, सो जिस सेल में पानी नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड, और बहुत कम पानी रहता है तो बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। विच मींस प्लाज्मोलाइज्ड और फ्लैसिड सेल के अंदर ग्रोथ बाय एक्सटेंशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ टर्जिड सेल के अंदर ग्रोथ बाय एक्सटेंशन होती है। तो ये पॉइंट भी मैं यहां लिख दे रहा हूं। फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब होता है बेसिकली लूज, जो सेल ढीला होगा, जो पानी से भरा नहीं होगा, जो सेल उसके अंदर पानी थोड़ा कम होगा। और एक सेल है जिसके अंदर से पानी एकदम खींचा हुआ है, पानी बहुत कम है उसके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड। फ्लैसिड एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स लैक, इन सेल्स के अंदर जो सेल फ्लैसिड होते हैं और जिनके अंदर प्लाज्मोलिसिस हो चुका होता है, फ्लैसिड सेल मतलब जिस सेल में कम पानी है, और प्लाज्मोलाइज सेल मतलब जिस सेल में बहुत कम पानी है। सो फ्लैसिड एंड प्लाज्मोलाइज सेल्स लैक ग्रोथ बाय एक्सटेंशन। इनमें ग्रोथ बाय एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों में वाटर कम है। प्लाज्मोलाइज में ज्यादा कम है और फ्लैसिड में भी कम है। लेकिन इसमें टर्जिड सेल में वाटर ज्यादा है, जिसकी वजह से टर्जिड सेल अपने सेल वॉल पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ बाय एक्सटेंशन हो सकती है। सो यू कैन से असर्शन दैट टर्जिड सेल्स हैव ग्रोथ बाय एक्सटेंशन। रीजन? because growth by extension requires pressure, and pressure is present in turgid cell, but pressure is zero in flaccid cell, and eventually pressure is negative in plasmolyzed cell. तो इस पे हम लोग डिटेल में नहीं बात करेंगे, बस इतना याद रखो कि ग्रोथ बाय एक्सटेंशन टर्जिड सेल में होती है, फ्लैसिड और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में नहीं होती है। दूसरा चीज क्या है? ऑक्सीजन। अब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि प्लांट को ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये बात याद रखो कि प्लांट, ऑक्सीजन जो है वो प्लांट का फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम
प्लांट के सेल्स जनरली ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। सो अगर फोटोसिंथेसिस वाली ऑक्सीजन कम पड़ रही है या फिर फोटोसिंथेसिस रात की वजह से या किसी वजह से नहीं हो रहा है, सो उस केस में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड ना। सो प्लांट को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि प्लांट सेल्स आर ऑब्लिगेट एरोब सेल्स, दे कैन नॉट लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो प्लांट सेल्स को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए, स्पेशली रात में चाहिए। तो रात के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होता है, तो उस केस में बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लांट जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नेट ऑन एवरेज टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन? एज प्लांट सेल्स आर ऑब्लिगेट एरोब्स, as plant cells are obligate aerobes, मतलब रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसी रिक्वायरमेंट है प्लांट की? रेस्पिरेटरी रिक्वायरमेंट है प्लांट की, ठीक है। अब प्लांट सेल को बाहर से CO2 भी चाहिए। याद रखो प्लांट को ना ऑक्सीजन और CO2 एक्चुअली गैस फॉर्म में चाहिए। ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में चाहिए, CO2 भी गैस फॉर्म में चाहिए। वाटर प्लांट को लिक्विड फॉर्म में चाहिए। वाटर जनरली प्लांट कहां से लेता है? एब्जॉर्प्शन थ्रू सरफेस एरिया ऑफ शूट से नहीं, सरफेस एरिया ऑफ रूट से। शूट से भी पानी जा सकता है लेकिन जनरली बहुत कम। मेजॉरिटी ऑफ वाटर कहां से जाता है प्लांट में? रूट से। और इंटरेस्टिंगली मिनरल्स भी कहां से जाते हैं प्लांट में? रूट से। जनरली लीफ मिनरल हवा से एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन रूट एब्जॉर्ब करके रूट मिनरल भेजती है स्टेम को, ठीक है। सो मिनरल्स जनरली एक्वस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, कहां से? फ्रॉम रूट, फ्रॉम रूट्स, ठीक है। वाटर भी कहां आता है? रूट। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यह प्लांट का हर पार्ट अपनी अपनी गैसेस को खुद लेता है। फॉर एग्जाम्पल रूट के जो सेल है वो सॉइल से एयर पॉकेट्स वाली ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। और लीफ के जो सेल हैं वो एयर से ऑक्सीजन और CO2 लेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे नीड इट, ठीक है। सो ऑक्सीजन ऑल्सो इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं होगा, और बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन नहीं होने की वजह से एनर्जी नहीं बनेगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बिकॉज ग्रोथ इज एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक, याद है? ग्रोथ इज एंडरगोनिक, उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, CO2। CO2 क्यों चाहिए? CO2 इसलिए चाहिए क्योंकि CO2 जो है प्लांट का कार्बन सोर्स है। प्लांट का क्या है? कौन सा सोर्स है? कार्बन सोर्स है। मतलब प्लांट सारे मिनरल, कैल्शियम, पोटेशियम, सारे मिनरल कहां से लेता है? रूट से लेता है। लेकिन प्लांट का जो कार्बन है वो सॉइल से ना आकर के कहां से आता है? CO2 से आता है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है। हम लोग देखते हैं कि एक प्लांट सॉइल पे उग रहा है, प्लांट हवा में तो नहीं उग रहा, प्लांट सॉइल में उग रहा है। तो हम लोग ये गलत पिक्चर अपने दिमाग में बना लेते हैं कि प्लांट को ज्यादातर जो प्लांट का बायोमास है वो सॉइल से आया है। लेकिन एक्चुअली प्लांट का जो ज्यादा बायोमास है वो तो ऑर्गेनिक है, जैसे फॉर एग्जांपल रुबिस्को, सेल्यूलोज। सो प्लांट का जो मेजॉरिटी बायोमास है वो ऑर्गेनिक है। और वो ऑर्गेनिक है मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ये मोस्टली कहां से आता है? ये मोस्टली आता है एयर से। सो ऑल्दो आप प्लांट को देखते हो तो आपको लगता है कि ज्यादा चीजें वो सॉइल से ले रहा है, इट सीम्स दैट प्लांट इज पैरासिटिक ऑन सॉइल। लेकिन एक्चुअली प्लांट का ज्यादातर बायोमास एयर की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। सो इंटरेस्टिंगली मेजॉरिटी ऑफ बायोमास इन प्लांट इज एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन विच इज टेकन फ्रॉम, ओनली टेकन फ्रॉम एयर। तो प्लांट का बायोमास थिन एयर से बनता है। वो अलग बात है, थोड़े बहुत मिनरल प्लांट जो है सॉइल से लेता है, लेकिन मेजॉरिटी बायोमास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेल्यूलोज, रुबिस्को, ये सब कहां से बनते हैं? कार्बन विच इज टेकन फ्रॉम, सोर्स्ड फ्रॉम एयर। सो प्लांट का बायोमास मोस्टली एयर से बनता है, ठीक है। सो ये तीनों चीज पे बात कर लिया मैंने। प्लांट को वाटर क्यों चाहिए? वाटर चाहिए प्लांट को अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, एक्सटेंशन से ग्रोथ करने के लिए, मीडियम के तौर पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन क्यों चाहिए? CO2 क्यों चाहिए? भी बात कर ली। प्लांट को मिनरल्स लगते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ मिनरल के बारे में शॉर्ट में बोल देते हैं, पहले इसके बारे में पूरा चैप्टर था लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। प्लांट को क्या लगते हैं? मिनरल्स।
प्लांट का कैसा न्यूट्रिशन है? मिनरल न्यूट्रिशन है। आप याद रखो कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स वो अपना कार्बन CO2 से ना लेके किसी फिक्स्ड फॉर्म से लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में जो कार्बन है वो या तो ग्लूकोज से आएगा या तो किसी प्रोटीन से आएगा, समहाउ किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। लेकिन प्लांट का जो कार्बन है वो प्लांट मिनरल फॉर्म में CO2 से लेता है, मतलब इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेता है। तो प्लांट को अगर आप सुक्रोज दोगे तो प्लांट सॉइल से सुक्रोज नहीं लेगा, क्योंकि प्लांट का जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली मिनरल न्यूट्रिशन है, मतलब प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, आप ये बात समझो कि ऐसा लग सकता है कि प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल से वो प्रोटीन लेगा या अमीनो एसिड लेगा, नहीं। Plant does not take any lipid. Plant does not take any basic organic compound from the soil. Rather, plant simple inorganic mineral nutrition soil से acquire करते हैं। So plant का nutrition by nature कैसा है? By nature it is mineral nutrition. आप एक बात और याद रखो कि कुछ मिनरल जो है वो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और कुछ होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि जो मिनरल लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट सम एग्जांपल्स: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एटलीस्ट मैक्रो वाला आप याद रखो। देखो माइक्रो वाला इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आएगा सोडियम क्लोराइड, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, वो सब आएगा। लेकिन मैक्रो वाला सबको याद होना चाहिए। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन? फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, PSK, कौन? PSK, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में सॉइल से लगता है। अब सॉइल में जनरली ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इसमें से एक ये कार्बन जो है ये CO2 से आता है, जो कि एयर से आता है। ठीक है, और बाकी ये सारे जो हैं ये कहां से आते हैं? मोस्टली फ्रॉम द सॉइल। अब ये दोनों कहां से आते हैं? जनरली वाटर से आते हैं, और वाटर लिक्विड फॉर्म में सॉइल से आता है। ठीक है, और ये सब कहां से आते हैं? और ये सब कहां से आते हैं? सब एक्वस फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में आते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रेट के फॉर्म में आता है सॉइल से। फॉस्फोरस जो है ये फॉस्फेट के फॉर्म में आता है, या फिर बाइफॉस्फेट के फॉर्म में आता है। ठीक है, कहां से? अगेन एक्वस फॉर्म में, सॉइल से। सल्फर जो है ये मान लो कि सल्फेट के फॉर्म में आता है, कहां से? सॉइल से। पोटेशियम, पोटेशियम आयन के फॉर्म में आता है एक्वस, कहां से? सॉइल से। कैल्शियम, मैग्नीशियम भी आयन के फॉर्म में आते हैं। सो आप एक बात याद रखो कि इफ एंड व्हेन वी नीड टू ग्रो प्लांट्स, तो वी प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन अलॉन्ग विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक जो कम क्वांटिटी में चाहिए उनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो ज्यादा चाहिए इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम मालूम होने चाहिए, माइक्रो वाले उतने जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्रो वाले के नाम मालूम होने चाहिए। और ये सारी चीजें प्लांट कहां से लेता है? सॉइल से लेता है। लेकिन CO2 कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। ऑक्सीजन कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद आया प्लांट को और चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर क्यों चाहिए? बाहर से ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों चाहिए? क्योंकि जो ग्रोथ है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, और एंजाइम्स को काम करने के लिए आइडियल टेम्परेचर चाहिए, या फिर आप ऐसे बोलो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। बिकॉज ग्रोथ इज एंजाइमेटिक, देयरफॉर ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिविटी लो टेम्परेचर पे भी बंद हो जाएगी और हाई टेम्परेचर पे भी बंद हो जाएगी। प्लांट का फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन सब कुछ इफेक्ट होगा लो टेम्परेचर पे भी और हाई टेम्परेचर पे भी। द आइडियल टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी अकर्स द बेस्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल सिग्नल्स। एनसीईआरटी ने बोला है एनवायरमेंटल सिग्नल्स। ठीक है, अब लाइट, लाइट आप समझ सकते हो, बिकॉज लाइट इज एनर्जी सोर्स फॉर प्लांट, उनको लगता है। और ग्रेविटी, तो बहुत से प्लांट को वाइल शूट कैसा है मालूम है?
नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ऊपर जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, एंटी ग्रेविटी जाता है शूट। और रूट कैसा होता है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ जाता है। लेकिन अगर प्लांट को आप एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी में ग्रो कराओ तो रूट और शूट की ओरिएंटेशन थोड़ी अलग होती है। इसका मतलब कि पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ग्रेविटी। इसका मतलब अगर ग्रेविटी नहीं होती है सो रूट को ग्रो करने में एक्चुअली दिक्कत होती है। ठीक है, सो ग्रेविटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल सिग्नल। इसका मतलब प्लांट्स को अगर आप जीरो ग्रेविटी में ग्रो कराओगे तो उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू प्लांट्स विच आर ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। सो ग्रेविटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ग्रेविटी नहीं रहेगी तो रूट नीचे नहीं जाएगा, और रूट नीचे नहीं जाएगा तो साल में नहीं जाएगा, साल में नहीं जाएगा तो खड़ा नहीं हो पाएगा। और रूट जो है वो उसका दो काम है। उसका पहला काम तो ये है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच इज ऑब्वियस, लेकिन रूट का एक दूसरा काम भी है कि रूट सॉइल में प्लांट को पकड़े रहता है, एंकर करता है, सो दैट द शूट कैन रिमेन अप स्ट्रेट। इसका मतलब अगर ग्रेविटी नहीं है तो रूट एंकर नहीं कर पाएगा और प्लांट अप स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा। In order for plant to be anchored by the soil, the roots must go deep into the soil, and that only occurs in presence of gravity। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया। अब हम लोग एक डिस्कशन पे आएंगे, वो है डेवलपमेंट का डिस्कशन। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट प्लांट का डेवलपमेंट। प्लांट का डेवलपमेंट, सो रिमेंबर जाइगोट से शुरू होके, बाय द वे जाइगोट कहां है? जाइगोट इनसाइड सीड है ना, इनसाइड सीड। प्लांट्स जाइगोट से पहले क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीडलिंग बोलो या प्लांटलेट बोलो। और उससे क्या बनता है? प्लांट बनता है। ठीक है, अब इस पूरे में बहुत सारे विजुअल चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, सो ऑल द चेंजेस एंड ऑल द स्टेप्स दैट प्लांट हैज टू गो थ्रू फ्रॉम द जाइगोट इनसाइड सीड टू बिकम मैच्योर प्लांट, इसमें ऑल द चेंजेस को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट बेसिकली मीन्स all the changes that occur in zygote so that it transforms into complete plant। अब इसमें याद रखो, एक डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल कंडीशंस जो हम लोगों ने देखी, एक्सटर्नल फैक्टर्स ये तो लगेंगे ही। ठीक है, सो मैं लिख दे रहा हूं, फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स रिक्वायर, प्लांट्स को दो चीजें लगती हैं। प्लांट्स रिक्वायर नंबर वन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको एनसीईआरटी ने कंडीशंस के फॉर्म में लिखा है। बाय द वे कंडीशन, व्हेन वी से कंडीशन वी जनरली मीन एक्सटर्नल कंडीशन। सो एनसीईआरटी के पैराग्राफ में वो जो कंडीशन वाला पैराग्राफ है इट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरनल फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स। इसका मतलब डेवलपमेंट, जो प्लांट का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा अगर प्लांट के अंदर कुछ इंटरनल फैक्टर्स ना हो, या फिर ऐसे बोलो इंट्रिंसिक फैक्टर्स ना हो। इंटरनल फैक्टर्स आर इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स को हम लोग दो एग्जांपल इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, हालांकि ये आगे भी आएगा। तो दो एग्जांपल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पहला एग्जांपल क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जेनेटिक्स ऑफ प्लांट। मैंगो प्लांट हैज डिफरेंट डेवलपमेंट compared to apple plant because the genetics of mango plant and apple plant, the set of genes are different। ठीक है, सो जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, और जेनेटिक फैक्टर से ही इन्फ्लुएंस होकर के निकलते हैं प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट का ग्रोथ रेगुलेटर्स। बाय द वे प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए एक प्रॉपर वर्ड है, उनको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, सो फाइटो हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। अब देखो, जब एनसीईआरटी ने बोला ग्रोथ की कंडीशन, तो यहां पे कंडीशंस ऑफ ग्रोथ है, कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। सो एनसीईआरटी की जो हेडिंग है लिस्ट ऑफ कंडीशंस, ये वाली डेवलपमेंट के लिए नहीं, ये वाली किसके लिए है? ग्रोथ के लिए है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर अगर डेवलपमेंट करना है तो उसको साथ में क्या देना पड़ेगा? प्लांट की करेक्ट जेनेटिक्स और प्लांट का
करेक्ट, ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सिन्स, गिबरेलिक एसिड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो प्लांट का डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? ऑल द प्रोसेसेस, ऑल द चेंजेस, ऑल द एडाप्टेशंस दैट प्लांट हैज टू अंडरगो एज प्लांट्स डेवलप फ्रॉम जाइगोट इनसाइड सीड टू एम्ब्रियो, लेटर ऑन प्लांटलेट एंड इवेंचुअली कंप्लीट मैच्योर प्लांट। डेवलपमेंट के लिए बाहर की चीजें भी चाहिए, अंदर की चीजें भी चाहिए। अंदर वाले में जेनेटिक फैक्टर्स या फिर ऐसा बोलो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी ने एक फिगर के थ्रू समझाया है, मैं भी वैसे समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से प्लांट में सेल है, कौन सा सेल है? मेरिस्टेम सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। लेट्स से दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। ये वो सेल है जो डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल में ग्रोथ होती है, लेट्स कॉल इट प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अब इस सेल के पास चॉइस है, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इसके पास चॉइस है, इसको दो में से एक काम करना है। या तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल वापस क्या करेगा? सेल डिवीजन। क्या करेगा? सेल डिवीजन, जिसको हम लोग माइटोसिस भी बोलते हैं। ये क्या करेगा? माइटोसिस। और ये फिर से क्या बना लेगा? मेरिस्टेम सेल, ठीक है। सो ये जो साइकिल है, जो व्हाइट साइकिल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल डिवीजन साइकिल। क्या बोल सकते हैं? सेल डिवीजन साइकिल। ये हम लोग सेल साइकिल डिवीजन चैप्टर में भी पढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हो कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ कब होती है? गैप फेजेस में होती है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट कब इंक्रीज होता है? गैप फेजेस में होता है। सो प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है G1S G2, मतलब इंटरफेस। प्लाज्मेटिक ग्रोथ कब होगी? इंटरफेस। और माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन एक्चुअली कब होता है? एम फेज। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एम फेज। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरिस्टेम सेल या तो ग्रो करके फिर से क्या बना लेगा? डॉटर मेरिस्टेम सेल। या तो कभी कभी मेरिस्टेम सेल क्या करता है? इंटरेस्टिंगली डिफ्रेंशिएट करता है। क्या करता है? डिफ्रेंशिएट। और डिफ्रेंशिएशन जब करेगा तो जनरली डिफ्रेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक सेल का जब होगा तो उसके साथ साथ बहुत सी चीजें और होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इलोंगेशन हो जाएगा, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा मतलब और ज्यादा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। सो मैं लिख दे रहा हूं प्रोटोप्लाज्मिक मैच्योरेशंस हो जाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक मैच्योरेशंस या फिर प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस हो जाएंगे। जैसे उसके अंदर हेयर्स निकल आएंगे अगर रूट हेयर सेल है तो, या तो उसके अंदर सीलिया फ्लैजिला डेवलप हो जाएगा अगर एंथेरोजॉइड गैमीट है तो। सो देयर कैन बी चेंजेस इन प्रोटोप्लाज्मिक चेंजेस इन दी सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट सेल या फिर मेच्योर सेल, मेच्योर सेल, ठीक है, मेच्योर सेल। सो आप देखो एनसीईआरटी ने भी कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया डेवलपमेंट का। जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो मेरिस्टेमेटिक सेल कैन आइदर प्लाज्मेटिकली इंक्रीज देयर साइज कॉल्ड प्लाज्मेटिक ग्रोथ एंड डिवाइड एंड फर्दर बिकम्स मेरिस्टेमेटिक अगेन। तो ये क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एंड सम ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्चुअली डिफरेंशिएट एंड बिकम मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल बनने के बाद दो चॉइस है। पहली चॉइस है, जिसको लेट मी यूज द रेड कलर बिकॉज दिस चॉइस, मैच्योर सेल के पास दो चॉइस है। पहली चॉइस कौन सी है? सेनेसेंस, मतलब बूढ़े हो जाओ, ठीक है। एजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेनेसेंस। और सेनेसेंस के बाद क्या हो जाएगी? डेथ। एक तो ये इसका फेट है जो डार्क फेट है, और इसका दूसरा फेट भी है कि सम मैच्योर सेल्स कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं। इसको मैं ब्लू से शो कर रहा हूं। सम लिविंग मैच्योर सेल्स, याद रखना, कुछ लिविंग मैच्योर सेल्स, ऐसे सेल्स जो मैच्योर हैं लेकिन लिविंग हैं, ये वापस क्या बना लेते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल बना लेते हैं। इस प्रोसेस को, ब्लू एरो को हम लोग क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये डायग्राम आप एनसीईआरटी का डायग्राम समझो। मेरिस्टेमेटिक सेल can increase in size and this meristematic cell after increase in size can undergo mitosis and produce meristematic cell. So meristematic cell के पास दो चॉइस है, या तो डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक सेल बनाओ
या तो डिफरेंशिएट करके मेच्योर सेल बनाओ। व्हाट आर द टू चॉइसेस दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव इन प्लांट? नंबर वन, मेरिस्टेमेटिक सेल कैन आइदर डिवाइड एंड प्रोड्यूस मोर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड मेरिस्टेमेटिक सेल कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट एंड बिकम परमानेंट और मेच्योर सेल, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा। अब ये मेच्योर सेल के पास दो चांसेस है, या तो सेनेसेंट होके स्पेशलाइज होके डाई कर जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंचुअली मोस्ट मेच्योर सेल्स ऑफ प्लांट डाई, लेकिन सम मेच्योर सेल्स which do not divide later on gain the ability to divide and become meristematic again, जो कि डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवाइड नहीं करता है मेच्योर सेल, लेकिन कुछ जो है इसमें से वापस डी डिफरेंशिएट होकर डिवाइड करते हैं, मतलब फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। सो दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, प्लांट का डेवलपमेंट समझने के लिए, प्लांट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप एक बात और पहले समझो कि प्लांट डेवलपमेंट में दो स्टेजेस होती हैं। प्लांट डेवलपमेंट हैज टू स्टेजेस, दो स्टेजेस होती है। पहली स्टेज जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं। ये वो फेज है बेटा जिसमें प्लांट सेल जो है या प्लांट का जो बॉडी है वो ग्रो तो कर रहा है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, और जनरली ये पहले आती है, मतलब जब जाइगोट से प्लांट बनता है तो पहले कौन सी फेज आती है? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को कभी कभी प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब रिप्रोडक्शन से पहले की फेज। अभी प्लांट रिप्रोड्यूस क्यों नहीं करता? क्योंकि प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए पहले एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। नाउ इमेजिन, कैन अ प्लांट विच इज सो स्मॉल, अगर कोई प्लांट बहुत छोटा है उसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो वो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा? फेलियर होगा। कैन यू इमेजिन दिस मच स्मॉल प्लांट, एक छोटा सा प्लांट, उसके अंदर फ्रूट्स लगे हैं? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली छोटे प्लांट्स छोटे अर्ली स्टेज में ही रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते? फॉर द सेम रीजन व्हाई हायर एनिमल्स वेट बिफोर रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स में भी क्या होता है? पहले ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, फिर देन इवेंचुअली देयर इज प्यूबर्टी। ठीक है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है। व्हाई देयर इज प्यूबर्टी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर द बर्थ? बिकॉज इन दैट टाइम द ऑर्गेनिज्म इज नॉट स्ट्रक्चरली कैपेबल इनफ टू बियर अ चाइल्ड। तो वही बात है, वही लॉजिक यहां पे भी है, प्लांट में भी है। सो प्लांट में पहले प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है या फिर जुवेनाइल फेज होता है। ये इवोल्यूशन ने दिया है प्लांट को। व्हाई देयर इज जुवेनाइल फेज बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज? ताकि ऑर्गेनिज्म पहले ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए, एंड देन इवेंचुअली बिकम रिप्रोडक्टिव। और जो दूसरी वाली फेज है इसको क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज बोला जाता है। तो सेकेंड स्टेज कौन सी स्टेज है? रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज। और रिप्रोडक्टिव नहीं बोलना चाह रहे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मेच्योर स्टेज। आई विल कॉल इट एज मेच्योर स्टेज क्योंकि इसमें यंग वन बियर कर सकता है प्लांट, प्लांट कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कैन रिप्रोड्यूस। सो ये होगी प्लांट डेवलपमेंट की दो फेजेस एंड दिस वन इज सेकेंड ऑफ द टू। ठीक है, नेक्स्ट। अब उसके बाद चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों के बाद इवेंचुअली प्लांट में क्या आती है? सेनेसेंस आती है। सो आप याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेज इज फॉलोड बाय सेनेसेंस, मतलब प्लांट सेल नहीं, प्लांट का पूरा प्लांट ही मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेनेसेंस। तो जस्ट लाइक एनिमल्स आर इवेंचुअली डेस्टिन्ड टू डाई, प्लांट्स आर आल्सो इवेंचुअली डेस्टिन्ड टू डाई। ठीक है, सो प्लांट भी अल्टीमेटली मर जाते हैं। सो रिप्रोडक्टिव फेज is followed by senescence। senescence मतलब होता है स्लो मेटाबॉलिज्म एट ओल्ड एज। senescence मीन्स व्हाट? senescence मीन्स लिख लो ना, senescence बेसिकली मीन्स स्लो मेटाबॉलिज्म एट ओल्ड एज, एट ओल्ड एज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? senescence।
and that is followed by death, and that is followed by death, eventually followed by डेथ। ठीक है, चलो ये हो गया। अब लास्ट में एक डिस्क्रिप्शन और है इस चैप्टर में, वो डिस्क्रिप्शन है ग्रोथ की एक एग्जाम्पल को लेके, डेवलपमेंट के एक एग्जाम्पल को लेके। सो डेवलपमेंट इन प्लांट इज बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन वी स्टडी अबाउट अ प्रोसेस कॉल्ड प्लास्टिसिटी। ठीक है, सो एक फेनोमेना है एक्चुअली, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लास्टिसिटी बहुत जनरल सा वर्ड है। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना, उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव प्लास्टिसिटी, मतलब ह्यूमन बींग्स के बॉडी में बहुत तरह के स्ट्रक्चर हैं। देयर इज लीवर विच इज डिफरेंट फ्रॉम पैंक्रियास, विच इज डिफरेंट फ्रॉम लंग्स, डिफरेंट फ्रॉम किडनी, विच इज इन टर्न डिफरेंट फ्रॉम हार्ट एंड ब्रेन। सो ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऑर्गन है, बहुत से टिश्यू है, बहुत सी चीजें हैं जो एक चीज दूसरे चीज से अलग है। इसको इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। When one thing differs from other thing structurally, functionally, this is called plasticity. तो प्लांट में भी क्या होती है? डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी होती है। सो प्लास्टिसिटी क्या है? When plant structure changes, जब प्लांट का स्ट्रक्चर चेंज होगा। When plant structure, plasticity is a word in structural biology. अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो प्लास्टिसिटी वर्ड यूज करते हैं। सो व्हेन प्लांट स्ट्रक्चर चेंजेस ड्यू टू change in number one एज ऑफ प्लांट। प्लांट की एज की वजह से अगर स्ट्रक्चर चेंज करता है, जैसे छोटे प्लांट का स्ट्रक्चर अलग, बड़े प्लांट का स्ट्रक्चर अलग, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। ठीक है। और नंबर टू, प्लांट स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो चेंज। प्लांट का स्ट्रक्चर तब भी बदल सकता है अगर प्लांट जो है वो अलग अलग एनवायरमेंट में है। ठीक है, सो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट उस केस में हम लोग बोल सकते हैं इसको एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो, प्लांट का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है विथ सम रीजन, या तो प्लांट की एज बढ़ रही तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या तो एनवायरमेंट बदल रहा है, कहीं पानी है कहीं सूखा है वहां पे स्ट्रक्चर बदल रहा है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। बाय द वे प्लांट की प्लास्टिसिटी जो है वो बहुत पार्ट्स में है। फॉर एग्जांपल प्लांट की प्लास्टिसिटी उसके स्टेम में है। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, अदर प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, सम प्लांट्स हैव क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम फॉर एग्जांपल। कुछ प्लांट होते हैं जिनकी रूट बहुत हल्की होती है, कुछ प्लांट में फाइब्रस होती है, कुछ प्लांट में टैप रूट होती है। तो ये सब क्या है? प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल है विद इन द प्लांट किंगडम। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है तब भी प्लास्टिसिटी है। जस्ट रिमेंबर, डिफरेंस इन प्लांट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट एज और ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी ऑफ प्लांट। और प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल स्टेम में भी है, फ्लावर में भी, हर चीज में है, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल कहां है? लीफ में है। तो आप यहां पे लिख लो, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो लिया वही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, सो बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल of plasticity in plant is heterophily। heterophily, अब ऑब्वियसली हेट्रो मतलब होता है अलग अलग तरह के, और फिली मतलब हैज टू डू विथ लीफ। सो प्लांट में अलग अलग तरह की लीफ बनती है। कभी कभी प्लांट में जो लीफ होती है वो यंग प्लांट की लीफ अलग होती है और एडल्ट प्लांट की लीफ अलग होती है, उसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। कभी कभी ऐसा होता है कि जमीन पे रहने वाले प्लांट की लीफ अलग होती है और पानी पे रहने वाले प्लांट की लीफ अलग होती है, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। सो एनसीईआरटी में हेट्रोफिली का एग्जांपल लिया है, सो मैं भी बीच में ऐसे लिख दे रहा हूं, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली
is different structure of plant leaf due to different either age of plant or environment. ठीक है, so heterophyly क्या है? Different leaf structure of plant या different structure of plant foliage, different leaf structure, different leaf structure due to different age या फिर एनवायरमेंट। अगर मामला एज का है मतलब जुवेनाइल प्लांट्स हैव डिफरेंट लीफ फ्रॉम एडल्ट प्लांट्स, तो उस केस में उसको बोलते हैं, उस वाली हेट्रोफिली को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली की डेफिनेशन हो जाएगी, जो छोटे मतलब यंग प्लांट रहेंगे, जुवेनाइल प्लांट्स, उनकी लीफ का स्ट्रक्चर अलग रहेगा देन adult plants. So juvenile plants have different leaf morphology या leaf structure than adult plants. ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो प्लांट जब छोटा है तो उसकी लीफ की शेप अलग है। अब बाय द वे इसका बेस्ट एग्जांपल धनिया में देखा जाता है, कोरिएंडर में देखा जाता है। कोरिएंडर में क्या होता है, जब कोरिएंडर की प्लांट जब छोटा होता है तो उसकी लीफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब बड़ा हो जाता है उसमें फूल उल आ जाते हैं तो उसकी लीफ बिखर सी जाती है। ठीक है, सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर। इन तीनों में क्या देखी जाती है? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। मतलब इनका अगर यंग प्लांट देखोगे तो उसकी लीफ का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा। आई थिंक आई शुड शो यू फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज इन एनसीईआरटी वी हैव अ डायग्राम। सो एनसीईआरटी के डायग्राम पे अगर आप फोकस करो तो फौरन दिखेगा। दिस इज फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में तुरंत दिखेगा कि जो छोटा लीफ प्लांट है तो उसका लीफ का स्ट्रक्चर अलग है, और जब वही सेम प्लांट बड़ा हो गया तो उसका लीफ का स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल हेट्रोफिली व्हेन जुवेनाइल प्लांट और यंग प्लांट हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर कंपेयर टू रिप्रोडक्टिवली एक्टिव प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है ये वाला, जब जमीन पे रहने वाले प्लांट में ये स्ट्रक्चर होगा और सेम स्पीशीज का प्लांट अगर पानी में रहेगा तो उसकी लीफ जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। सो वी कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, और वो क्या है? बटर कप। एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली को कैसे डिफाइन करोगे आप? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक plants of same species have different leaf structure. Terrestrial and aquatic variants of same species, same plant की same species of same plant have different, देखो हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, have different leaf। और ये किस में देखने के लिए मिलता है? ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है एग्जाम्पल बटर कप। बटर कप आप निमोनिक के तौर पे ऐसे याद रख सकते हो कि एनवायरमेंट कैन बी हॉट एंड एनवायरमेंट कैन बी कोल्ड, और हॉट एंड कोल्ड में कौन मेल्ट कर जाएगा? बटर कप। एंड दिस वन इज ऑब्वियस, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये आपको याद करना पड़ेगा। इन तीनों में क्या होती है? डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। आई थिंक मेनी ऑफ अस आर फेमिलियर विद कोरिएंडर, बिकॉज कोरिएंडर में जब आप मार्केट में जब आप कोरिएंडर लेने जाओ तो वहां पे यंग प्लांट की लीफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, और जब उसके अंदर फूल आ जाते हैं, फ्लावर आ जाते हैं, तो फ्लावर्ड कोरिएंडर की जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। लेट अस आल्सो सी कि एनसीईआरटी में लिखा क्या है इसके बारे में, इफ वी आर मिसिंग एनी पॉइंट। तो एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम भी बना है जो मैंने अभी बनाया था, मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रो करके डिवाइड करके ऐसा, फिर सब मेरिस्टेमेटिक सेल कैन मैच्योर
और उसके केस में इलोंगेशन होगा, मैच्योरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा। मैच्योरेशन के बाद दो चॉइस है, या तो सेनेसेंट होकर डाई कर जाए और या तो मेच्योर वाला वापस डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेम बना ले। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स अलग अलग रास्ते अडॉप्ट करते हैं एनवायरमेंट पे और फेजेस ऑफ लाइफ पे, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी इज हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर। इन प्लांट्स में यंग प्लांट और एडल्ट मेच्योर प्लांट का जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, डिफरेंट इन द शेप ऑफ लीव्स। ठीक है, और कुछ प्लांट में एयर में और वाटर में, बटरकप में, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में अलग अलग लीफ स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। जस्ट रिमेंबर, डेवलपमेंट के अंदर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्फ्लुएंसेस इन्वॉल्व हैं। और कंडीशंस ऑफ ग्रोथ में एनसीईआरटी ने पहले कुछ केमिकल्स का नाम लिया, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल न्यूट्रिशन, और उसके साथ साथ टेम्परेचर लिया एज अ फिजिकल फैक्टर, और उसके साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल सिग्नल्स को बोला, लाइट एंड ग्रेविटी। I hope this lecture was helpful. Thank you so much. Keep writing notes. I'll see you in the next video.